नमस्कार, मुंबई सीएसटी से मैं सोहित मिश्रा सिटी सेंटर शो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव का आज निधन हो गया। वो 82 वर्ष के थे। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में आज सुबह 8 से 8:30 के बीच उन्होंने आखिरी सांस ली। उनका पार्थिव शरीर इटावा स्थित पैतृक गांव सैफई पहुंच चुका है। कल दोपहर 3 बजे उनका अंतिम संस्कार होगा। सैफई में बड़ी तादाद में लोग मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देने उमड़ रहे हैं। इनमें अलग अलग दलों से जुड़े लोग हैं। इटावा और आसपास के जिलों के रहने वाले मुलायम सिंह के वो समर्थक भी सैफई में मौजूद हैं जिनसे वो बड़ी सहज अंदाज में मिलते थे। मुलायम सिंह यादव 5 दशक तक यूपी की राजनीति में छाए रहे। इमरजेंसी का विरोध किया। उसके बाद जनता पार्टी की सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री बने। 80 के दशक में वीपी सिंह का दामन पकड़ जनता दल को मजबूत किया। ओबीसी आरक्षण के बड़े पैरोकारों में गिने गए। जनता दल बिखरा तो चंद्रशेखर की समाजवादी जनता पार्टी में शामिल हो गए। उसके बाद समाजवादी पार्टी का गठन किया। जनता दल और सपा की सियासत करते हुए 3 बार यूपी की बागडोर भी संभाली। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मुलायम सिंह यादव के निधन पर शोक संदेश दिया। उन्होंने कहा, श्री मुलायम सिंह यादव के निधन की खबर सुनकर दुखी हूं। समाजवादी विचारों की एक मुखर आवाज आज मौन हो गई। देश के रक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में मुलायम सिंह का योगदान सदा अविस्मरणीय रहेगा। उससे कहीं ज्यादा शोषितों और वंचितों के लिए उनका योगदान सदैव याद किया जाएगा। देश के संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए जब भी जरूरत पड़ी, उनका साथ हमेशा कांग्रेस को मिला है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। उनके परिवार और समर्थकों के लिए ये अत्यंत दुख की घड़ी है। मेरी संवेदनाएं श्री अखिलेश यादव और उनके परिजनों के साथ हैं। दिवंगत आत्मा को नमन और भावभीनी श्रद्धांजलि। जब हम दोनों मुख्यमंत्री के रूप में मिला करते थे, वे भी और मैं भी दोनों के प्रति एक अपनत्व का भाव अनुभव करते थे। मैं आज आदरणीय मुलायम सिंह जी को गुजरात की इस धरती से, मां नर्मदा के तट से उनको आदरपूर्वक भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं। सैफई के प्रधान रामफल ने मुलायम सिंह यादव के पहलवानी के किस्से सुनाए और ये भी बताया कि किस तरह से एक समय वो बैलगाड़ी और साइकिल से प्रचार करते थे। ये सब बताते हुए वो भावुक भी हो गए। हम इस वक्त सैफई में हैं और ये घर है मुलायम सिंह यादव का। यहाँ सबकी आंखें नम है। सब यहाँ पर आए हैं एक आखिरी झलक पाने के लिए उनके नेताजी धरतीपुत्र मुलायम सिंह जी की। आपको यहाँ नजर आएगा मुलायम सिंह जी का पार्थिव शरीर पहुंच गया है और उनके घर पर उनकी दर्शन करने के लिए हजारों लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और सबके दिल में बस एक ही बात है कि किसी तरीके से आखिरी बार वो नेताजी के दर्शन कर लें। नेताजी का राजनीतिक सफर काफी 5 दशक से ज्यादा रहा। उसके बीच में वो विधायक रहे, सांसद रहे, मुख्यमंत्री रहे, रक्षा मंत्री रहे और उसके बाद सबके नेताजी तो पहले दिन से थे और उनका नाम जो नेताजी कहा उनको, वो 1992 में जनेश्वर मिश्रा, जिन्हें छोटे लोहिया कहा जाता था, उन्होंने वो नाम दिया था। हमारे साथ रामफल वाल्मीकि जी हैं जो कि यहाँ सैफई के प्रधान हैं और उन चंद लोगों में से हैं जिन्होंने नेताजी के साथ उनके राजनीतिक सफर की जब शुरुआत हुई तो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। हम सबको पता है नेताजी पहलवान थे। पहलवान के बाद वो शिक्षक रहे और शिक्षक के बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा। रामफल जी, आप यहाँ के प्रधान हैं, बताइए कि आप पहलवानी यहीं करते थे मुलायम सिंह जी? मैं रामफल वाल्मीकि प्रधान सैफई हूँ और मेरा जन्म इसी गांव में हुआ। बचपन से मैं यहीं रहता था। वाल्मीकि समाज से हूँ मैं। और नेताजी जब संसोपा से प्रथम बार विधायक बने, उसके पहले नेताजी पहलवानी करते थे। तो हम नौजवानों को, जो लड़के थे, सबको पहलवानी के दाव सिखाते थे और जो जंगल खोदे जाते थे गाँव में, खेतों में, वहाँ पर एक दूसरे से कुश्ती लड़ाया करते थे। नेताजी ने कभी छुआछूत नहीं मानी, कभी ऊंच नीच की भावना नहीं रखी, सबको
प्यार दिया, सबको कुश्ती के दावत सिखाई। तो आप पहले शुरुआत में उनसे कुश्ती सीखते थे? हम क्या, हमारे बराबर के सभी लड़के हम लोग लड़ते थे आपस में और पहलवानी करते थे। और कैसे पहलवान थे नेताजी? नेताजी बहुत अच्छे पहलवान थे, कभी जिंदगी में चुनाव हारे नहीं और अच्छे दूने पहलवानों से कुश्ती लड़ते थे। हम लोग को भी सिखाते थे इसी तरह दूने से लड़ना, जिससे कि जीतो तो जीतो गई, हारने का नाम मत लेना। और उनका चरखा दाव ऐसा दाव था साहब कि वो पहलवान के नीचे घुस जाया करते थे। चरखा दाव बड़ा फेमस है उनका। फेमस दाव था, तो लोग समझते थे, पहलवान समझता था कि हमने नेताजी को दबा लिया है, लेकिन नेताजी इस तरह से उनको पटक देते थे कि चारों खाना चिक हो जाते थे और तालियां बजती थी। नेताजी को सब लोग आशीर्वाद देते थे। बढ़िया पहलवान थे। शिक्षक यही मैनपुरी में ही करहल में पढ़ाते भी थे, पॉलिटिकल साइंस के। जी, यहाँ हिंदी पढ़ाते थे, लेक्चर रहे जैन विद्यालय में, जैन इंटर कॉलेज में, और उसके बाद राजनीति में भी करते रहे और हमेशा राजनीति में अच्छे अच्छे लोगों को उन्होंने पछाड़ा। एक समय ऐसा भी था जब मुलायम सिंह यादव देश के प्रधानमंत्री बन सकते थे। दरअसल 1966 में संयुक्त मोर्चा को एक बड़े नाम और चेहरे की तलाश थी, लेकिन उस समय आपसी टकराव की वजह से ये कुर्सी देवेगौड़ा को चली गई, जो उस समय जूनियर माने जाते थे। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद अब नेताओं को ये बात भी याद आई। क्या 1996 में बनी संयुक्त मोर्चा सरकार के प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा की जगह मुलायम सिंह यादव भी हो सकते थे? माना जाता है कि मोर्चे के दिग्गज नेताओं की आपसी प्रतिद्वंदिता ने मुलायम से यह ऐतिहासिक मौका छीन लिया। ये कहा जाता है एक वक्त कि मूपनार को उन्होंने हरा दिया था। जब देवेगौड़ा के बाद प्रधानमंत्री कौन हो, उस वक्त क्या हुआ था जनता दल? देखिए, उस समय तो हमारी आपस की फूट ही जिम्मेदार थी। उस समय स्वयं मुलायम सिंह जी ने कहा है कि लालू प्रसाद जी और शरद यादव जी और हम में मतभेद थे, जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा, क्योंकि जनता दल सबसे बड़ी पार्टी थी, उसके सबसे ज़्यादा एमपी थे और उनका मुलायम सिंह जी के लिए उस समय सकारात्मक रुख नहीं था जैसा आजकल है। और हरिकिशन सिंह सुरजीत के मैराथन एफर्ट्स के बाद भी वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाए और कुछ लोगों ने करुणानिधि को और चंद्रबाबू नायडू को भी भड़काने का, रुकसाने का काम किया था। मोर्चा राजनीति के उस ऐतिहासिक दौर के अहम गवाह शरद यादव भी रहे। शरद यादव मानते हैं कि इनके बीच अगर मुलायम प्रधानमंत्री बने होते तो गांवों और किसानों की जिंदगी कुछ बदल गई होती। परिस्थिति तो बन गई थी कि उनके प्रधानमंत्री बनने पर, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिसको कहना ठीक नहीं मानता मैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि वो पहुंच गए थे वहां तक। भारतीय राजनीति के इतिहास में वो एक छोटा मगर ऐतिहासिक दौर था। पहले संयुक्त मोर्चा ने वीपी सिंह को मनाने की कोशिश की, फिर चंद्रबाबू नायडू से लेकर ज्योति बसु तक के नाम पर चर्चा की, लेकिन सीपीएम ने ज्योति बसु से ये मौका छीन लिया। निश्चय ही अगर मुलायम सिंह यादव प्रधानमंत्री बने होते तो शायद भारतीय राजनीति ने आज कुछ और ही करवट ली होती। दिल्ली से पवन कुमार के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। अंधेरी पूर्व उपचुनाव के लिए चुनाव आयोग ने उद्धव ठाकरे गुट को शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे का नाम दिया है और साथ ही मशाल का चुनाव चिन्ह दिया है। एकनाथ शिंदे गुट को अब तक चुनाव चिन्ह नहीं दिया गया है। चुनाव आयोग ने उनसे 3 नए चुनाव चिन्ह भेजने कहा है। उनकी पार्टी का नाम बाला साहेबांची शिवसेना रहेगा, जिसका मतलब है बाला साहेब की शिवसेना। शिंदे गुट को चुनाव चिन्ह फिलहाल नहीं दिया गया है। शनिवार के दिन चुनाव आयोग की ओर से जो शिवसेना नाम है और साथ ही साथ जो शिवसेना का चुनावी चिन्ह है धनुष्य बाण, उसे फ्रीज कर दिया गया था, जिसके बाद शिवसेना के भीतर मौजूद दोनों गुटों से यह कहा गया कि अपने अपनी ओर से नए चुनावी चिन्ह और नए चुनावी नाम दिए जाए, जिसके ऊपर वो चुनाव लड़ सकते हैं। जो एकनाथ शिंदे गुट है और साथ ही साथ जो उद्धव ठाकरे गुट है, दोनों की ओर से 3 नए नाम और 3 नए सिंबल चुनाव आयोग को दिए गए थे। और सोमवार के दिन चुनाव आयोग ने यह फैसला किया है कि जो उद्धव ठाकरे हैं उनके गुट का नाम होगा शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे और साथ ही साथ जो एकनाथ शिंदे हैं उनके गुट का नाम होगा बाला साहेबांची शिवसेना, मतलब बाला साहेब की शिवसेना। तो इस तरह के 2 नाम दिए गए हैं। उद्धव ठाकरे गुट को जो नया चुनावी चिन्ह दिया गया है वो मशाल का दिया गया है, जबकि एकनाथ शिंदे को फिलहाल कोई नया चुनाव चिन्ह नहीं दिया गया है, क्योंकि उनकी ओर से जो 3 चुनाव चिन्ह इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग को दिए गए थे, उन तीनों को रद्द किया गया है। उनसे नए चुनाव चिन्ह मांगे गए हैं।
बहरहाल आने वाले समय में अंधेरी पूर्व जो विधानसभा है वहां पर उपचुनाव होना है और अब जो उद्धव ठाकरे गुट से जो चुनाव लड़ने वाले हैं वो शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे नामक पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, जिनका चुनावी चिन्ह होगा मशाल। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 14 तारीख तक जो नॉमिनेशन है, जो नामांकन की प्रक्रिया है, उसे पूरा करना है। तो अब जो उनके प्रत्याशी होंगी, ऋतुजा लटके हैं जो वहां से विधायक थे, रमेश लटके, उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी को उद्धव ठाकरे के खेमे से वहां से चुनाव लड़ाया जा रहा है। वो बीजेपी के प्रत्याशी के सामने चुनाव लड़ने वाली हैं। वो इसी नाम और मशाल के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगी। इस सब के बीच उद्धव ठाकरे ने दिल्ली हाईकोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से चुनाव आयोग ने शिवसेना नाम और शिवसेना सिंबल को फ्रीज किया है वो सही नहीं है, उस पर स्टे लगाया जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये जो नाम है ये मेरे दादा ने दिया हुआ था और मेरे पिताजी ने इस पार्टी को बनाया था। साथ ही ये भी कहा कि जब एकनाथ शिंदे आने वाले उपचुनाव नहीं लड़ रहे हैं तब इस चुनाव चिन्ह को और इस शिवसेना नामक पार्टी को क्यों फ्रीज कर दिया गया है। इस तरह के सवाल उन्होंने पूछे हैं और साथ ही साथ दिल्ली हाईकोर्ट से अपील की है कि जो चुनाव आयोग ने ये फैसला लिया है उस पर स्टे लगाया जाए। तो ये देखना काफी अहम होगा कि इसके ऊपर दिल्ली हाईकोर्ट क्या कुछ कहती है। लेकिन अब एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे दोनों गुटों को नया पार्टी नाम दिया गया है और साथ ही उद्धव ठाकरे गुट है उन्हें एक नया चुनावी सिंबल यानी चुनाव चिन्ह भी दिया गया है। दिल्ली से बीजेपी के सांसद प्रवेश वर्मा एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। उन्होंने भरी सभा में भड़काऊ भाषण दिए। विपक्ष उन पर कार्रवाई की मांग कर रहा है, लेकिन अब तक जो पुलिस की ओर से कार्रवाई हुई है वो बस खाना पूर्ति लग रही है। ये दिल्ली के पढ़े लिखे सांसद हैं प्रवेश वर्मा। दिल्ली से ये पिछली बार सबसे ज्यादा वोटों से जीते थे। दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ने और फिर MBA करने के बाद भी वो नफरती सबक देने से आगे नहीं जा पाए। वो दिलशाद गार्डन में VHP के एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। जहाँ जहाँ ये आपको दिखाई दे, मैं कहता हूँ अगर इनका दिमाग ठीक करना है, इनकी तबीयत ठीक करनी है तो एक ही इलाज है, वो है संपूर्ण बहिष्कार। और मेरे साथ बोलो, हम इनका संपूर्ण बहिष्कार करेंगे। हम इनके दुकान रेडियो से कोई सामान नहीं खरीदेंगे। हम इनको कोई मजदूरी नहीं देंगे। आप एक काम कर लेना, बस यही इनका इलाज है। मामले को तूल पकड़ता देख दिल्ली पुलिस ने औपचारिक कार्रवाई शुरू कर दी। स्थानीय थाने में धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसमें थाने से ही बेल मिल जाती है। आरोप बिना इजाजत रैली करने का है। अब कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने अपने ट्वीट में सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाए हैं। ये बीजेपी सांसद मंच से खुलेआम मुसलमानों के पूर्ण बहिष्कार की मांग कर रहे हैं। नफरत भड़काने के लिए इनकी जगह जेल में है। मीटिंग सरकारी अनुमति पुलिस की मौजूदगी में हुई। दिल्ली पुलिस कब एक्शन लेगी? मोदी जी कब तक ऐसे ही नफरत फैलाते रहेंगे? AIMIM नेता असुद्दीन ओवैसी ने शेयर करते हुए PM मोदी को निशाने पर लिया है। भाजपा RSS का सांसद देश की राजधानी में खुली सभा में मुसलमानों के बहिष्कार करने की शपथ ले रहा है। RSS के मोहन भागवत ने कहा था कि मुसलमानों में झूठा डर फैलाया जा रहा है। सच तो यही है कि बीजेपी ने मुसलमानों के खिलाफ जंग का आगाज कर दिया है। दिल्ली CM और अमित शाह दोनों ने ही चुप्पी साध ली है। दिल्ली में सरकार चला रही आप इस मामले में भी चुप है और बीजेपी के सूत्र की दलील है कि प्रवेश वर्मा के बयान को हेट स्पीच नहीं माना जा सकता। जब कभी केंद्र सरकार से जुड़े हुए नेता कोई भी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का ये कहना होता है कि वो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, लेकिन इस बार बयान जो है वो उनके सांसद ने दिया है। प्रवेश वर्मा का ये पहला बयान नहीं है। इससे पहले भी वो 2 बयानों को लेकर विवादों से घिरे रहे हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इस बार फिर से धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया है। यानी जो आयोजक हैं उनके खिलाफ तो FIR हुई है, सांसद के खिलाफ नहीं हुई है। नई दिल्ली से नीता शर्मा, NDTV इंडिया के लिए। दिल्ली NCR में पिछले कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश की वजह से कुछ हादसे भी सामने आए हैं। हरियाणा के गुरुग्राम के एक गड्ढे में पानी भरने की वजह से 6 बच्चों की मौत हो गई, जबकि दिल्ली में एक पुराना मकान गिर जाने की वजह से 3 लोगों की जान चली गई।
रविवार दोपहर गुरुग्राम के सेक्टर 111 में यहीं पर 6 बच्चे नहाने के लिए पानी में उतरे। दरअसल एक बिल्डर की खाली जमीन पर बारिश का पानी भर गया था। 8 साल से 11 साल के बच्चे इसी पानी में डूबने लगे तो चीख पुकार मच गई। इसके बाद प्रशासन ने गोताखोरों को बुलाया। ये जो कॉलम विहार में शंकर विहार का एरिया और ये M3M का एरिया है, ये M3M की जगह है और इनकी बहुत बड़ी लापरवाही है। ना यहाँ पे कोई गार्ड है, ना कोई देखने वाला है। छोटे छोटे बच्चे यहाँ के इसमें तालाब में नहाए हैं। करीब 4 घंटे चले ऑपरेशन के बाद सभी बच्चों के शव मिले। सभी बच्चे पास की शंकर विहार कॉलोनी के रहने वाले थे। 6 घरों के चिराग एक साथ बुझने पर हर कोई सदमे में है। एक बात हम शांति करो भाई, सारे हड़े मिलेंगे, कोई ना भाई, कुछ बच्चे भागते दिखे हैं, उसका तरफ बचाओ, ये दुआ करो। बिल्कुल ठीक है। प्राइमा फेसी जो मिली है सूचना, उसमें ये जो लगभग 5-7 एकड़ का जो एरिया है, इसमें कुछ बीच में गड्ढे हैं और बारिश का पानी इसमें इकट्ठा होने से बच्चे इसमें नहाने के लिए गए थे और अचानक से जब गड्ढा मिला तो उसमें उनकी डूबने से मृत्यु होने का जो ये प्राइमा फेसी मिला है। फिर भी इसमें आगे जो भी पुलिस एक्शन बनेगा, डीसीपी साहब मेरे साथ हैं, जांच की जाएगी और उसमें जो कोई कार्रवाई आगे बनेगी वो करेंगे। फिलहाल मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। बिल्डर की जमीन पर बरसाती पानी इस हद तक कैसे भरा, इसकी जांच की जा रही है। ये इलाका द्वारका एक्सप्रेसवे से सटा हुआ है और यहाँ कई बिल्डर निर्माण कार्य करवा रहे हैं। मृतक बच्चों के परिवारों को हरियाणा सरकार की तरफ से 2-2 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। बारिश के पानी में डूबकर 6 बच्चों की मौत के बाद अब जगह जगह जहां पर बारिश का पानी भरा है वहां इस तरह के बोर्ड लगा दिए गए हैं। अगर ये कार्रवाई पहले होती तो शायद बच्चों की जान बच जाती। अब इस हादसे की जांच जारी है, जिससे साफ होगा कि इस घटना के लिए जिम्मेदार कौन है। गुरुग्राम से कैमरामैन मोहम्मद मुरसलीन के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया। सिटी सेंटर में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि मुंबई से अहमदाबाद की दूरी कम करने के लिए जो बुलेट ट्रेन का सपना है वो किस तरह से आकार ले रहा है। आप देखते रहिए सिटी सेंटर शो। मुंबई से अहमदाबाद की दूरी कम करने के लिए बुलेट ट्रेन का जो सपना है वो अब आकार लेता हुआ नजर आ रहा है। गुजरात में 98.8% तो वहीं महाराष्ट्र में 95% जमीन अधिग्रहण का काम पूरा हो चुका है। गुजरात में बुलेट ट्रेन के लिए स्टेशन किस तरह से होंगे, ये पूरी कनेक्टिविटी किस तरह से होगी, सुनील सिंह की एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। देश की सबसे तेज दौड़ने वाली वंदे भारत ट्रेन मुंबई से गांधीनगर पहुंचने में तकरीबन 6 घंटे का समय लेती है, लेकिन बुलेट ट्रेन यही दूरी 3 घंटे में तय करेगी, जिसके लिए गुजरात ही नहीं अब मुंबई और महाराष्ट्र के दूसरे शहरों में भी रफ्तार से काम शुरू हो चुका है। बड़ी बात है कि ठाकरे सरकार में महाराष्ट्र में ठप पड़े कामकाज में अब सरकार बदलने के बाद तेजी आई है और अब 95% जमीन अधिग्रहण पूरा हो चुका है। महाराष्ट्र में भी जो वहाँ के BKC स्टेशन है और टनल के टेंडर्स फ्लोट कर दिए गए हैं, ड्यू कोर्स ऑफ टाइम वो लोग वहाँ पे भी वो खुल जाएंगे। जो लैंड एक्विजिशन है महाराष्ट्र में 95% हो गया है, गुजरात में 98% हो गया है, तो महाराष्ट्र में भी हवेली का पूरा 100% हो गया, 100%। बुलेट ट्रेन का गुजरात में पहला स्टेशन साबरमती में होगा। अभी हम जहाँ खड़े हैं ये साबरमती मल्टी मॉडल हब है और ये जो आगे आप जगह देख रहे हैं ये वहाँ पर साबरमती बुलेट ट्रेन का पहला जो स्टेशन होगा वो बनना है। दरअसल अभी जो स्टेशन है ये साबरमती भारतीय रेल का स्टेशन है, लेकिन हम वहाँ उस स्टेशन तक पहुँचने के लिए अभी वहाँ पर सिर्फ ज़मीन है, थोड़ी सी पाइलिंग का काम, खोदने का काम दरअसल शुरू हुआ है। अभी इसे बनाने में काफ़ी वक्त लगेगा, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए जिस मल्टी मॉडल हब की कल्पना की गई है वो लगभग बनकर तैयार है और फिलहाल हम यहाँ पर ही खड़े हैं। इसी मल्टी मॉडल हब से ये यहाँ से एक तरह से स्काई वॉक है, वहाँ से जाते होते हुए वहाँ जाकर साबरमती जो बुलेट ट्रेन का जो स्टेशन होगा
नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन का, वहाँ पर जाकर मिलेंगे। और वो स्टेशन किस तरह का होगा, तो ये स्टेशन है बुलेट ट्रेन का जो पहला स्टेशन है, ये कुछ इस तरह का यहाँ पर होगा। भारत में ये अपनी तरह की पहली इमारत होगी जो बुलेट ट्रेन से लेकर मेट्रो और भारतीय रेल के साथ सड़क रास्ते से आने वालों को भी एक दूसरे से जोड़ेगी। इस बिल्डिंग में जैसे फूड कोर्ट की व्यवस्था है, बैठने की व्यवस्था है और रिटेल शॉप है। इस बिल्डिंग में पार्किंग भी काफी रखा गया है। 1500 फोर व्हीलर का पार्किंग है। अगर कोई सिटी से कोई आता है तो अपना गाड़ी वो पार्क करके बुलेट ट्रेन को आप पकड़ भी सकते हैं और लौट के फिर गाड़ी का यूज भी कर सकते हैं। ये और भी कुछ इसमें गतिविधियां होगी, इतनी बड़ी विशाल इसमें एक ये बिल्डिंग जो है 3rd फ्लोर के ऊपर 2 पार्ट में है। एक है पार्ट ए एंड पार्ट बी है। जो पार्ट बी है उसको होटल के लिए फ्यूचर में देने के लिए रखा गया है। जो लोग आए हैं यहाँ रह भी सकते हैं। और ये जो पार्ट ए बिल्डिंग है इसके ऊपर वाले जो फ्लोर है 4 से 9, इसको तो कमर्शियल यूज के लिए रखा गया है। इस बिल्डिंग की छत पर सोलार पैनल लगाया गया है। साबरमती के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए छत पर चरखा और बिल्डिंग के अगले हिस्से की तरफ महात्मा गांधी जी के दांडी मार्च आंदोलन का प्रतिरूप दर्शाया गया है। बहरहाल ये मल्टी मॉडल हब तो बनकर लगभग तैयार है और फरवरी 2023 तक इसे शुरू भी कर दिया जाएगा। लेकिन सबको जो इंतजार है वो इंतजार है बुलेट ट्रेन का कि कब भारत की पहली बुलेट ट्रेन शुरू होगी। बिलीमोरा सूरत के बीच में जो 50 किलोमीटर 2026 में वहाँ ट्रायल रन करने की हम लोगों का तो पहले 50 किलोमीटर का ही ट्रायल रन होगा और वो बिलीमोरा और सूरत के बीच में होगा, वो भी साल 2026 में होगा। जी ऐसा जी मतलब साफ है, तकरीबन 1 लाख करोड़ लागत वाली मुंबई से अहमदाबाद 508 किलोमीटर दूरी तक हाई स्पीड रेल परियोजना यानी बुलेट ट्रेन में बैठने का सपना आकार जरूर ले रहा है, लेकिन साकार होने में अभी काफी वक्त है। साबरमती से कैमरामैन प्रवीण रोहित और सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो वहीं सिटी सेंटर में आज फिलहाल इतना ही। आप मुझे, मेरे वीडियो जर्नलिस्ट प्रवीण जी रोहित और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।